अशोक मौर्य साम्राज्य के एक राजकुमार थे। यह महान साम्राज्य 2000 साल से भी पहले प्राचीन भारत में था। इसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा और ताकतवर था, जो लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को कवर करता था। अशोक का जन्म लगभग 304 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता सम्राट बिंदुसार थे। कम उम्र से ही अशोक ने बहुत प्रॉमिसिंग प्रदर्शन किया। वह एक कुशल योद्धा और चतुर प्रशासक के रूप में जाने जाते थे। उनके शुरुआती जीवन में युद्ध और शासन कला सीखने में बीता। एम्पायर में भविष्य की भूमिका के लिए तैयारी करते हुए वह सबसे बड़े बेटे नहीं थे, लेकिन वह बहुत एम्बिशियस थे। एक युवा के रूप में अशोक को विद्रोहों का प्रबंधन करने के लिए एम्पायर के विभिन्न हिस्सों में भेजा गया था। वह तक्षशिला और उज्जैन जैसे स्थानों में सफल रहे। इस सफलता ने उन्हें मंत्रियों और लोगों के बीच बहुत पॉपुलर बना दिया। हालांकि इससे उनके भाई, खासकर क्राउन प्रिंस सुसीमा, उनसे जलने लगे। जब उनके पिता सम्राट बिंदुसार लगभग 272 ईसा पूर्व में मर गए, तो सिंहासन के लिए संघर्ष शुरू हो गया। कहानियां कहती हैं कि अशोक ने अगले सम्राट बनने के लिए अपने भाइयों से लड़ाई लड़ी। यह समय मौर्य वंश के लिए संघर्ष और अनिश्चितता से भरा था। साम्राज्य को अपनी यूनिटी और पावर बनाए रखने के लिए एक मजबूत शासक की आवश्यकता थी। अशोक ने अंततः सिंहासन के लिए लड़ाई जीत ली। उन्हें मौर्य साम्राज्य के तीसरे सम्राट के रूप में ताज पहनाया गया। अपने शासन के पहले 8 सालों तक उन्होंने अपने पूर्वजों की तरह ही काम किया। वह एक मजबूत और कभी-कभी रूथलेस राजा थे। उनका मुख्य लक्ष्य साम्राज्य को और भी आगे बढ़ाना था। वह सभी शेष इंडिपेंडेंट राज्यों को अपने नियंत्रण में लाना चाहते थे। उन्होंने अपनी पावरफुल सेना का इस्तेमाल ऑर्डर बनाए रखने और अपने पड़ोसियों को डराने के लिए किया। उनके शासन का यह शुरुआती हिस्सा मिलिट्री स्ट्रेंथ और भारतीय उपमहाद्वीप पर पूरी तरह से डोमिनेशन की इच्छा से चिह्नित था। इस अवधि ने अशोक को एक ट्रेडिशनल कॉन्करर के रूप में परिभाषित किया। उन्होंने किंगशिप के स्थापित रास्ते का पालन किया, जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन और मिलिट्री माइट पर केंद्रित था। मौर्य सेना एंशिएंट वर्ल्ड की सबसे बड़ी और सबसे फॉर्मिडेबल सेनाओं में से एक थी। इसमें इन्फेंट्री, कैवलरी, चैरियट्स और वॉर एलिफेंट्स शामिल थे। अशोक ने इस मिलिट्री फोर्स का उपयोग अपनी शक्ति को मजबूत करने और यह सुनिश्चित करने के लिए किया कि साम्राज्य का कोई भी हिस्सा उनके अधिकार को चुनौती देने की हिम्मत न करे। सम्राट के रूप में उनके शुरुआती कार्यों ने आने वाले गहरे बदलाव का कोई संकेत नहीं दिया। उन्हें अपने समय के एक फॉर्मिडेबल लेकिन टिपिकल मोनार्क के रूप में देखा गया, जो एम्बिशन और पावर की खोज से प्रेरित थे। अशोक की लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट कलिंग वॉर था। कलिंगा इंडिया के ईस्ट कोस्ट पर एक प्रॉस्परस किंगडम था, जो अब मॉडर्न डे ओडिशा है। ये इकलौता बड़ा रीजन था जिसे मौर्य एम्पायर ने अभी तक विक्टोरिया नहीं था। अशोक ने कलिंग पर हमला करने का डिसाइड किया ताकि इंडिया को अपने रूल में यूनाइट कर सकें। अपने शासन के 8वें साल में करीब 261 बीसी में उन्होंने किंगडम के खिलाफ एक बहुत बड़ा मिलिट्री कैंपेन शुरू किया। कलिंग के लोगों ने अपनी फ्रीडम को डिफेंड करने के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी। वे मौर्य एम्पायर का पार्ट नहीं बनना चाहते थे और अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ इन्वेजन का विरोध किया। वॉर बहुत ही क्रूर और डिस्ट्रक्टिव था। ये एक भयंकर और खूनी कॉन्फ्लिक्ट था। अशोक की आर्मी बहुत बड़ी और स्ट्रांग थी और उसने आखिरकार कलिंग की सेनाओं को हरा दिया, लेकिन जीत की कीमत बहुत बड़ी थी। बैटलफील्ड मौत और दुख से भरा हुआ था। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, जिनमें अशोक के अपने इंस्क्रिप्शन भी शामिल हैं, बताते हैं कि लड़ाई में 1 लाख से ज्यादा सोल्जर्स मारे गए थे। वॉर के बाद हुई हिंसा, अकाल और बीमारियों से कई और सिविलियंस, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे, मारे गए। कलिंग का पूरा किंगडम बर्बाद हो गया था। उसके शहर तबाह हो गए थे और उसके लोग तबाह हो गए थे। वॉर खत्म होने के बाद अशोक ने कलिंग की विक्ट्री हुई जमीन को देखा। जो उन्होंने वहां देखा, उसने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने तबाह हुए शहरों में घूमते हुए देखा कि उनकी महत्वाकांक्षा, एम्बिशन ने कितना बड़ा ह्यूमन सैक्रिफाइस किया था। मरे हुए और मरते हुए लोगों को देखकर वह गहरे अफसोस और दुख से भर गए। उन्हें उस दर्द के लिए बहुत गिल्ट फील हुआ जो उन्होंने इतने सारे लोगों को दिया था। यह सम्राट के लिए एक गहरा रियलाइजेशन का मोमेंट था। उन्हें समझ आया कि वॉर में जीत कोई सच्ची जीत नहीं थी। यह ह्यूमन लाइफ्स और हैप्पीनेस के डिस्ट्रक्शन पर बनी एक खोखली अचीवमेंट थी। कलिंग वॉर का हॉरर अशोक के शासनकाल और उनकी पर्सनल लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट बन गया। उन्होंने डिसाइड किया कि अब वह जमीनों के विजेता नहीं रहेंगे, इसके बजाय वह दिलों के विजेता बनना चाहते थे। उन्होंने मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट और एग्रेसिव एक्सपेंशन को छोड़ दिया।
ये एंशिएंट वर्ल्ड के किंग के लिए एक रेडिकल चेंज था। एम्परर से उम्मीद की जाती थी कि वे स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स होंगे जो लगातार अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे। अशोक ने इस रास्ते को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। वॉर ने उन्हें शासन करने का एक नया तरीका खोजने पर मजबूर किया, जो पीस, मोरालिटी और सभी लिविंग बीइंग्स के लिए कंपैशन पर बेस्ड था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। वह गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित हुए, जिनमें अहिंसा, करुणा और नैतिक जीवन पर जोर दिया गया था। उन्होंने अपने शेष जीवन को इन सिद्धांतों को फैलाने के लिए समर्पित करने का फैसला किया। उन्होंने धम्म नामक एक नीति विकसित की, जो उनकी प्रजा के पालन के लिए एक नैतिक संहिता थी। धम्म कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि नैतिक दिशा निर्देशों का एक समूह था। इसने बड़ों के प्रति सम्मान, नौकरों के प्रति दया, पुजारियों और भिक्षुओं के प्रति उदारता और सभी विभिन्न विश्वासों के प्रति सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। यह एक सार्वभौमिक आचार संहिता थी, जिसे एक शांतिपूर्ण और जस्टिसपूर्ण समाज बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। अपने धम्म के संदेश को फैलाने के लिए अशोक ने एक बहुत प्रभावी तरीका इस्तेमाल किया। उन्होंने अपनी शिक्षाओं को अपने विशाल साम्राज्य में चट्टानों और स्तंभों पर उत्कीर्ण करवाया। अशोक के इन शिलालेखों को सार्वजनिक क्षेत्रों में रखा गया था, जहां कई लोग उन्हें देख सकते थे। वे स्थानीय भाषाओं में लिखे गए थे ताकि हर कोई संदेश को समझ सके। ये शिलालेख बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज हैं। वे हमें सीधे अशोक के विश्वासों और उनकी नीतियों के बारे में बताते हैं। उनके माध्यम से उन्होंने जबरदस्ती और भय के बजाय नैतिक सिद्धांतों द्वारा शासित समाज के अपने दृष्टिकोण को संप्रेषित किया। अशोक के धर्मांतरण ने उनके साम्राज्य पर शासन करने के तरीके को बदल दिया। उन्होंने शिकार करना बंद कर दिया और शाही रसोई में भोजन के लिए कुछ जानवरों को मारने पर प्रतिबंध लगा दिया। उन्होंने लोगों और जानवरों दोनों के लिए अस्पताल स्थापित किए। उन्होंने कुएं खुदवाए और व्यापारियों और तीर्थयात्रियों के लिए यात्रा को आसान और अधिक आरामदायक बनाने के लिए प्रमुख सड़कों के किनारे विश्राम गृह बनवाए। उन्होंने अन्य देशों में बौद्ध मिशनरी भी भेजे। इन मिशनरियों ने श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया और यहाँ तक कि मध्य पूर्व और यूरोप जैसे स्थानों की यात्रा की। वे बौद्ध धर्म और अशोक के धम्म का संदेश ले गए। इन विचारों को भारत की सीमाओं से बहुत दूर तक फैलाया। सम्राट ने धम्म महामात्र नामक विशेष अधिकारियों को नियुक्त किया। इन अधिकारियों का काम पूरे साम्राज्य में यात्रा करना और लोगों को धम्म के बारे में सिखाना था। वे न्याय सुनिश्चित करने, लोगों को गलत तरीके से कैद होने से रोकने और बुजुर्गों और गरीबों सहित सभी नागरिकों के कल्याण की देखभाल के लिए जिम्मेदार थे। अशोक ने खुद को अपनी प्रजा का पिता माना। वह इस जीवन और अगले जीवन में उनकी भलाई सुनिश्चित करना चाहते थे। उनका शासन सार्वजनिक कल्याण और नैतिक उत्थान पर केंद्रित हो गया, जो एक क्रूर विजेता के रूप में उनके शुरुआती वर्षों के बिल्कुल विपरीत था। अशोक के राज्य को इंडियन हिस्ट्री में गवर्नेंस और शांति का गोल्डन एज माना जाता है। उनकी अचीवमेंट्स बहुत थीं और उनका बहुत गहरा असर हुआ। उन्होंने सड़कें, कुएं और रेस्ट हाउस बनवाकर अपने एम्पायर का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारा, जिससे ट्रेड और कम्युनिकेशन बहुत बढ़ा। उनकी धार्मिक सहिष्णुता की नीति से एक ऐसा समाज बना जहां अलग अलग धर्मों के लोग मिलजुल कर शांति से रह सकते थे। उन्होंने किसी पर बुद्धिज्म थोपा नहीं, बल्कि आपसी सम्मान की भावना को बढ़ावा दिया। गवर्नेंस का यह तरीका उनके समय के लिए क्रांतिकारी था और उन्होंने फ्यूचर रूलर्स के लिए एक हाई स्टैंडर्ड सेट किया। वर्ल्ड हिस्ट्री में उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन बुद्धिज्म का फैलाव था। अशोक से पहले बुद्धिज्म इंडिया तक ही सीमित एक छोटा सा सेक्ट था। उनके प्रयासों से ये एक मेजर वर्ल्ड रिलीजन बन गया। उन्होंने जो मिशनरीज भेजे, उन्होंने कई अलग अलग लैंड्स में बुद्धिस्ट कम्युनिटीज बनाई, जिससे इस फेथ को बढ़ने और नई संस्कृतियों के हिसाब से ढलने में मदद मिली। धम्म के मोरल प्रिंसिपल्स जैसे अहिंसा और करुणा इंडियन कल्चर में बहुत गहरे तक बैठ गए। उनके काम ने यह सुनिश्चित किया कि बुद्ध की शिक्षाएं सदियों तक एशिया और दुनिया भर में लाखों लोगों को इन्फ्लुएंस करती रहेंगी। अशोक महान को उनकी विक्ट्री हुई लड़ाइयों के लिए नहीं, बल्कि उनके फैलाए हुए शांति के लिए याद किया जाता है। वह वर्ल्ड हिस्ट्री में एक यूनिक फिगर हैं, क्योंकि वह कुछ ऐसे रूलर्स में से एक हैं जिन्होंने एक बड़ी मिलिट्री विक्ट्री के बाद युद्ध त्याग दिया। उन्होंने दिखाया कि एक पावरफुल एम्परर दया और करुणा के साथ रूल कर सकता है। मॉडर्न इंडिया का नेशनल एम्बलम अशोक का शेयर कैपिटल है, जो उनके एक पिलर से लिया गया है।
इंडियन फ्लैग के सेंटर में जो व्हील है, अशोक चक्र, वह भी उनके धम्म के नियम का सिंबल है। ये सिंबल्स दिखाते हैं कि इंडिया इस महान एम्परर के लिए कितना गहरा सम्मान रखता है। आखिर में अशोक की कहानी ट्रांसफॉर्मेशन का एक पावरफुल जर्नी है। उन्होंने एक भयंकर विजेता के रूप में अपना शासन शुरू किया, लेकिन हिस्ट्री के सबसे दयालु लीडर्स में से एक बन गए। उनकी लिगेसी इस बात का सबूत है कि सच्ची महानता पावर और कॉन्क्वेस्ट में नहीं, बल्कि सर्विस और मोरालिटी में है। शांति का रास्ता चुनकर और अपनी लाइफ को अपने लोगों के वेलफेयर के लिए समर्पित करके अशोक ने अपना टाइटल द ग्रेट कमाया। वह दुनिया भर के लीडर्स और लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बने हुए हैं, एक टाइमलेस एग्जाम्पल कि कैसे दिल का बदलाव हिस्ट्री के कोर्स को बेहतर के लिए बदल सकता है।